हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, एससीईआरटी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। हालांकि शॉर्ट में मैं बता चुका था कि एक छोटी वीडियो के थ्रू कि ये क्या चीज़ है। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, उस टाइम पे कॉलेज में था तो इस वजह से पूरी डिटेल में नहीं बता पाया था। देखिए, बात करते हैं कि ये जो नोटिस आया है ये किस रिगार्डिंग आया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो नोटिस आया है, जो 11 से 13 के बीच में काउंसलिंग हुई थी, इसमें साफ साफ लिखा है 11 से 13 के बीच में संपादित काउंसलिंग की गई थी, उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में आया है। अब इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नोटिस है क्या, और जिनको ट्रांसफ़र था वो कैसे हुआ है, आगे प्रोसेस क्या करनी है ट्रांसफ़र वालों को। और उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट का जो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, लगभग 200 के आसपास सीटें खाली रह गई हैं। तो वो 200 लोगों का भविष्य जो है अंधकार में ऐसा एससीईआरटी क्यों कर रहा है। सबसे पहले काउंसलिंग की बात करूँ तो 11 से 13 के बीच में ये काउंसलिंग हुई थी। इसमें केवल 3 लोगों ने एडमिशन कराया है। ठीक है, पता नहीं क्यों इतनी बार मौका दे रहे हैं बार बार, जब उन्हें पता है कि जिनको जाना था वो आ चुके होंगे पहली बार, और जिनको नहीं जाना था वो आएंगे भी नहीं। ठीक है, तीसरी बार ये मौका दिया गया था काउंसलिंग के लिए। उसके बाद काउंसलिंग का रिजल्ट आया है आज, और जो वेटिंग था उसका भी रिजल्ट, ट्रांसफ़र था उसका भी रिजल्ट आया है। अब आगे देखेंगे कि क्या है। ये सारी चीज़ें दिया गया कि रामनगर की बोर्ड पे सूचनाओं के आधार पर जो भी है इनका एससीईआरटी का, ठीक है, निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, 1 जनवरी से आपकी कक्षाएं जो है संचालित होंगी सभी की। ठीक है, साफ साफ लिया गया है कि 1 जनवरी से आपकी कक्षाएं जो है संपादित होंगी। प्रवेश प्रक्रिया क्या करना है, 30 दिसंबर तक समस्त जनपदों के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में की जाएगी। ठीक है, एडमिशन जो आपको लेना है, जो जिनका रिजल्ट आया है, केवल 3 लोग हैं वो। और जो ट्रांसफ़र वाले उनको भी क्या करना है बता देता हूँ। सॉरी, जो जो ये लिस्ट है एडमिशन के लिए कह रहा है, आपको जो डॉक्यूमेंट देंगे, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इंटर का, फिर इंटर का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन सब प्रमाण पत्र, ये सारी लिस्ट दी गई है। ये पंजीकरण संख्या ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, आगे है शुल्क जो है 35,000 का डिमांड ड्राफ्ट। कक्षा संचालन से साफ साफ लिखा गया कि 1 जनवरी 2024 से कक्षा का क्लासेज का संचालन किया जाएगा। आगे अनापत्ति प्रमाण पत्र है जो, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट लगता है उसके बारे में बात कर रहा है। अन्य नियम, डीएलएड अभ्यर्थी को पाठ्यचर्या में दिए गए डीएलएड संचालन के समस्त नियमों को अवगत करा दिया जाए तथा इसकी हस्ताक्षरित प्रति अभ्यर्थी को इस पत्रावली में सुरक्षित रखी जाए। ठीक हो गया। आगे काउंसलिंग, देखिए, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता की जांच हेतु राज्य स्तरीय काउंसलिंग में निर्देश। ये जो एक बार डिटेल्स जो चेकअप होंगे आपके डाइट में, उनकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद प्रवेश हेतु पंजीकरण डाक से द्वारा सूचित करें। ठीक है, ये डाक के थ्रू वो करना है। अब देखिए, जो ये प्रवेश के लिए निर्देश है, इनको आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मांगी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ट्रांसफ़र वालों का, क्योंकि इसमें जो लिस्ट आई इसमें ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र वाले हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व में जनपद आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व में आवंटित जनपद के प्रति संशोधित जनपद आवंटित किया जा चुका है को पूर्व आवंटित जनपद के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से अनिवार्यता कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने का विवरण सहित निर्गत करना होगा तथा संशोधन के उपरांत आवंटित जनपद के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कर परिषद को अवगत कराना होगा। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, सबसे पहले अपनी जहाँ आपको पहले एडमिशन कराया है आपने वहाँ जाइए, वहाँ से बोलिए कि हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उन्हें कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र होता है वो देने का कष्ट करेंगे। वो एक एप्लीकेशन लिखोगे कार्यमुक्ति के लिए, और उसके बाद आपका जो जितना भी डाटा है वहाँ पर से प्रवेश शुल्क वगैरह का विवरण, वो सारी चीज़ें आप लेके आओगे। कहाँ, यहाँ डाइट में। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने का विवरण सहित ये कार्य विवरण, मतलब वो डिटेल में देंगे कि ड्राफ्ट मतलब वो कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र में शायद नोटिस करके देंगे कि आपका जो पेमेंट का वो था, बोर्ड था, वो कैसे था, ड्राफ्ट नंबर, ये सब चीज़ें मेंशन करके देंगे। साथ ही साथ आपको उसके बाद वो लेटर लेके आना है कहाँ, जहाँ आपका नया एडमिशन, जहाँ आपका नया ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, और संस्थान में प्रवेश लेने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कर परिषद को अवगत कराना होगा। ठीक है, तो परिषद एससीईआरटी को अवगत कराना होगा कि आपने एडमिशन ले लिया है। ये चीज़ें आपको नई डाइट के थ्रू होगी। ये आपका इम्पोर्टेंट था। आपको पुरानी डाइट से एक वो लेके आना है कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। साथ ही साथ उसके बाद ये सारी डिटेल्स है नए एडमिशन वालों के लिए।
ठीक है, जिनका नया एडमिशन है। अब देखिए लिस्ट की बात करें, 11 से 13 को काउंसलिंग हुई थी। अब इस लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ठीक है, उनकी भी बात करेंगे कि क्यों नहीं हुआ। अब जैसे पहला देखेंगे हम, ठीक है, पूनम राणा इनका नाम है, फादर नेम सोहन सिंह राणा सॉरी। उसके बाद देखिए इनका होम डिस्ट्रिक्ट था टिहरी, इनको मिला भी टिहरी था, लेकिन इन्होंने अब टिहरी ही अलॉट हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या था कि गृह जनपद आवंटित। डीएलएड का नियम ये कहता है कि आपका जो गृह जनपद एक बार आवंटित हो गया है तो आप गृह जनपद को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से रीजन था इनका कि इनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आगे जो दूसरे नंबर पे है, देख सकते हैं इनका ट्रांसफ़र हुआ है टिहरी से देहरादून, ठीक है, इनका ट्रांसफ़र हो गया। तो रीजन कुछ भी नहीं दिया है, रीजन ब्लैंक है क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हो गया है। आगे टिहरी से टिहरी में ट्रांसफ़र हुआ है, क्यों? सीट खाली ना होने की वजह से, ठीक है। इन्होंने अप्लाई किया था, पीयू शर्मा, इन्होंने अप्लाई किया था, टिहरी से कहीं और अप्लाई किया होगा, बट वहाँ सीटें खाली नहीं थी तो इस वजह से टिहरी में ही रह गए, ठीक है। तो ये रीजन था। अगला देख सकते हैं, उसके बाद आप उसके बाद फिर सीट खाली न होने के कारण, देखिए ज़्यादातर यह है सीट खाली न होने के कारण, और जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनके सीधा कोई रीजन नहीं है, ये ब्लैंक है, ठीक है। ये देख सकते हैं रुद्रप्रयाग से पौड़ी ट्रांसफ़र हो गई वैशाली रावत, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए अब नया एडमिशन कौन है। नए एडमिशन की बात करो तो उनका जो है लास्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जिन्होंने काउंसलिंग कराई, ठीक है, नमिता शाह, बलबीर सिंह, ये है पौड़ी गढ़वाल डाइट से, तो इनको मिला भी पौड़ी है। अब क्योंकि इनका लास्ट अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट जो है ब्लैंक है, ठीक है, तो इनका मतलब इन्होंने नई काउंसलिंग कराई है, ठीक है। ये एक है लिस्ट में, मैंने देखा कि 3 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग कराई है। एक ये थे और दूसरा ये थे, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पे मीनाक्षी, ठीक है, बागेश्वर से है, बागेश्वर इनको अलॉट हो गया है। इन्होंने काउंसलिंग पहले जो है एडमिशन नहीं लिया हुआ है, ठीक है। दूसरे ये थे और तीसरे थे आपके ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, इनको अलॉट हुआ है, ठीक है। ये ब्लैंक रह गया आपका नैनीताल से, ठीक है, कहा विनय कुमार। तो ये थी लिस्ट, और जिनको किसी को सीट खाली रहने के कारण अलॉटमेंट नहीं हो पाया, किसी का गृह जनपद होने के कारण अलॉटमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। जो गृह जनपद होने के बाद इन्होंने दूसरी जगह अप्लाई किया था, क्योंकि गृह जनपद वालों का चेंज नहीं होता है। तो ये थी पूरी लिस्ट। अब बात करते हैं वेटिंग के बारे में। देखिए वेटिंग का ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप वेटिंग का वेट कर रहे हैं तो उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वेटिंग की अपडेट क्या है, उस ग्रुप के 5 से 6 जो एक्टिव मेंबर है वो गए थे देहरादून SCRT मिलने, ठीक है। तो उनसे ये बोला गया है, उनको ये आश्वासन दिया गया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में के बाद, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक से मतलब 8 से 15 तारीख के बीच में आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। अब ये उन्हें कोई प्रमाण के साथ नहीं दिया गया, साफ सी बात है। उनका एक ओरली उन्होंने बोला क्या है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वेटिंग निकाल दी जाए, पर कन्फ्यूजन की स्थिति ये भी है, अगर वो जनवरी 10-15 के बीच में वेटिंग निकालते हैं तो काउंसलिंग कब कराएंगी। अगर 15 तक भी वेटिंग लिस्ट निकलती है तो 20 से काउंसलिंग भी कराते हैं तो 10 दिन काउंसलिंग में लग जाएंगे उनके 200 लोगों को काउंसलिंग कराने में। फिर उसके बाद काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, फिर 15-20 दिन उन्हें काउंसलिंग के रिजल्ट निकालने में लग जाएंगे, फरवरी 10-15 तक चले जाएंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद उन्हें एडमिशन के लिए टाइम दिया जाएगा, 10-15 दिन का एडमिशन के लिए टाइम। आपका तो फरवरी चले जाएगा ऐसे ही। मैंने पहले ही लोगों को अवेयर किया था कि आप लोग उसके लिए एफर्ट करिए, वेटिंग लिस्ट के लिए जिनके सपोर्ट है, जो देहरादून में है, हरिद्वार में है, वो जाने वाले जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप जनवरी स्टार्टिंग में आएगी, कुछ 5-10% ही चांस हो सकते हैं अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे। क्योंकि अगर पहले हफ्ते में जनवरी के या फर्स्ट हाफ में आने की बात होती है तो उससे कम से कम 2 महीने की प्रोसेस लगेगी पूरी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से एडमिशन तक के। मेरे को ऐसा लगता है 1.5 महीना की मतलब प्रोसेस तो कम से कम लगेगी, 1.5 से 2 महीना। और उसी 1.5-2 महीने में क्या, जो ये न्यू एडमिशन वाले हैं जिनकी क्लासेज 1 तारीख से शुरू हो रही है सॉरी, तो जिनकी क्लासेज 1 तारीख से शुरू हो रही है, क्या वो ऐसे ही रहेंगे 1.5 महीने? क्योंकि 110 दिन का कार्य दिवस होता है आपका, 110 दिन में तो 1.5 महीने तो 45 दिन तो उनके वेस्ट चले जाएंगे। फिर अगर आपका
आता है। तो मुझे नहीं लगता कि वेटिंग लिस्ट अभी आने वाली है, और हो सकता है कि 5-10% चांस हो, अगर आप लोग ज़्यादा एफर्ट करें तो वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं। तो ये पूरा डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। और अगर अभी नहीं आई वेटिंग लिस्ट तो आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी आपको मार्च से अप्रैल के महीने में। मार्च अप्रैल महीने में आपकी वेटिंग आएगी, उसके बाद जून जुलाई में आपकी काउंसलिंग होकर डाइट अलॉटमेंट होगी, और जुलाई के बाद या अगस्त में जब भी होगा तो आपका जब इस बैच का सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा तब से आपको उस बैच में एडमिशन दिया जाएगा, जो लगभग 200 सीटों पे वेटिंग लिस्ट आनी है। तो ये थी आज की अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ आपको बताना है, कुछ शेयर करना है तो आपका कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।